भारत के समंदर का उथलापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी योजना के रास्ते में रोड़ा बना हुआ है। वो चाहते हैं कि भारत दुनिया का कारखाना बन जाए, तमाम देश अपने माल के उत्पादन के लिए भारत में निवेश करें। मतलब ये कि मेक इन इंडिया के रास्ते भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज एवर अलॉट भारत के बंदरगाहों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिससे मेक इन इंडिया का सारा गणित गड़बड़ा रहा है। यह जहाज लगभग आधा किलोमीटर लंबा है। आज के खर्चा पानी में इसी एवर अलॉट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि विशाल कंटेनर भारत क्यों नहीं आ पा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। ये मोदी के कई ऐलानों में ये भी था कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बने, लेकिन माल ढोने वाले सबसे बड़े जहाज के भारत ना आ पाने से इस राह में रुकावटें आ रही हैं। न्यूज़ एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक खबर बताती है कि दिक्कत ये है कि देश के सभी बंदरगाहों के पास बड़े कंटेनर शिप्स को लाने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम नहीं है। भारत के ज़्यादातर बंदरगाह इतने गहरे नहीं हैं कि उनमें एवर अलॉट जैसे जहाज लंगर डाल सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के किनारे फैले कोसों दूर हमारे बंदरगाहों में क्या एक कंटेनर जहाज नहीं आ सकता है? तो पहले जान लेते हैं कि एवर अलॉट कितना बड़ा है जो हमारे पोर्ट्स इसे काबू में नहीं कर सकते हैं। एवर अलॉट 400 मीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप है। इसमें 20 फुट के 24,000 कंटेनरों को लोड करने की क्षमता है। एवर अलॉट जहाज भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ साथ मलेशिया जैसे देशों के बंदरगाहों पर तो पहुंच जाता है। कुछ दिन पहले इन देशों में जहाज जा भी चुका है, पर यह भारत नहीं पहुंच पा रहा है। देश का सबसे बड़ा सरकारी पोर्ट, जिसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT, वो भी इतना गहरा नहीं है कि एवर अलॉट उसमें आ सके। मगर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के मालिकों का कहना है कि बड़े जहाज वहां आ सकते हैं, पर वहां भी अब तक एवर अलॉट नहीं पहुंचा है। यहां पिछले साल जनवरी में एक दूसरा बड़ा जहाज APL राफल्स पहुंचा था। ट्रूरी मैरीटाइम एडवाइजर्स के डायरेक्टर शैलेश गर्ग ने कहा, बड़े जहाज़ों के लंगर डालने की सुविधा असल में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती है। हालांकि अकेले जहाज का आकार बढ़ाने से भीतरी इलाकों से माल की आवाजाही में तेजी लाने में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों से गोदामों, कारखानों और दुकानों तक सड़क और रेल कनेक्टिविटी में भी सुधार की खासी जरूरत है। इस बारे में हमने ऑर्गेनिक वेलनेस प्रोडक्ट्स कंपनी के MD कृष्ण गुप्ता से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से केवल बड़ा जहाज आना ही एक चैलेंज नहीं है। ये बड़े जहाज का चैलेंज है वो एक अलग तरफ है। दूसरा चैलेंज है डे टू डे बेसिस पे जो क्वालिटी ऑफ सर्विस और क्वालिटी ऑफ क्लियरेंस या फास्ट ट्रैक क्लियरेंस जो होना चाहिए, मेरे ख्याल से उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। जहां तक बड़े जहाज का सवाल है, उसके लिए जरूर एक अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक डेप्थ लेवल चाहिए होता है वाटर का। वो सब चीजें करी जा सकती है फ्यूचर के लिए, बट जिसके लिए समय भी लगेगा। लेकिन इमीडिएटली जो पोर्ट पे किया जा सकता है वो हमारी करंट एफिशिएंसीज बढ़ाई जा सकती हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि हम लेटेस्ट शिपमेंट की बात कर सकते हैं, जहां पर कि हमारा एक शिपमेंट नेदरलैंड्स के लिए गया था। पहले डेट दी गई थी 7 दिसंबर को, वो या 8 दिसंबर को सेल हो गया है। फिर 10 दिन के बाद पता लगा है कि वो शिपमेंट तो अभी सेल ही नहीं हुआ है, क्योंकि जिस वेसल में जाना था वो वेसल अटका हुआ है। फाइनली वो 19 या 20 दिसंबर को सेल हुआ। इतने में तो वो प्रोडक्ट हमारा या शिपमेंट वो नेदरलैंड पहुंच जाना चाहिए था। तो इसके कारण जो हमारे एंड कंज्यूमर या एंड कस्टमर है, काफी हमें बेइज्जती झेलनी पड़ती है। और उनका एक ही सोच होता है, इंडिया में इनएफिशिएंसीज हैं, जिसके कारण मेरे को लगता है बिजनेस तो सफर करता ही है, देश की क्रेडिबिलिटी भी कुछ हद तक सफर करती है। पिछले साल आई RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार खराब शिपिंग कनेक्टिविटी की वजह से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ने में काफी बाधा पहुंची है। RBI ने कहा है कि देश ने ग्लोबल वैल्यू चेन में बहुत कम हिस्सा दिया है, जबकि 10 सदस्यों वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के लिए यह स्कोर लगभग 46% था। एक अलग रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में वियतनाम 50% स्कोर के साथ सबसे ऊपर था। GVC के जरिए पता चलता है कि कोई देश अपने उत्पादन और विदेशी व्यापार के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन से कितना जुड़ा हुआ है। वियतनाम ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत से काफी आगे है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो APL राफल्स वियतनाम के पोर्ट पर 3 साल पहले पहुंच चुका था, वह भारत के मुंद्रा पोर्ट पर
3 साल में पहुंचने में सक्षम हो पाया। इससे पता चलता है कि भारत, जो कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस मामले में वियतनाम जैसी छोटी इकॉनमी से भी काफी पीछे है। विश्व बैंक समूह और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की ओर से संकलित सूचकांक में मुद्रा पोर्ट को रैंकिंग में 48वां स्थान मिला है, जबकि भारत का ये टॉप रैंकिंग वाला बंदरगाह है। कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को 14% से बढ़ाकर 25% करने का सरकार का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की भागीदारी 2027 तक 3% और 2047 तक 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य भी इससे प्रभावित हो रहा है। यह फिलहाल 2.1% है। शिपिंग कंपनी AP मोलर मेयर्क्स ने ब्लूमबर्ग से कहा, भारत में मौजूदा बंदरगाह और टर्मिनल पर मौजूद बुनियादी ढांचा बड़े जहाज़ों के लिए अनुकूल नहीं है। इनमें बंदरगाहों पर मौजूद पानी की न्यूनतम गहराई, कार्गो लोड और अनलोडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टर्मिनल्स पर क्रेन क्षमता शामिल है। यहाँ गौर करने वाली दूसरी बात यह है कि भारतीय आयातक और निर्यातक देश भर में फैले हुए हैं और इन बंदरगाहों से कार्गो भेजने और मंगाने में ज्यादा पैसा खर्च होने के साथ टाइम भी काफी बर्बाद होता है। ड्रूरी के निदेशक ने कहा, समुद्री क्षमता का विकास चीन और दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में उभरते मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। चीन के पास कहीं अधिक विकसित और इस काम में सक्षम बंदरगाह का बुनियादी ढांचा है। हालांकि उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। भारतीय बंदरगाहों के विकास पर तेजी से काम हो रहा है। इससे माना जा रहा है कि भविष्य में तस्वीर बदलने की पूरी संभावना है। भारत में फिलहाल दुनिया के बड़े कंटेनर शिप्स केवल 0.7% ही आने में सक्षम हैं, जबकि ये बड़े जहाज यूरोप और चीन के व्यापार के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यह एक ऐसा रूट है जिसका भारत सुएज नहर और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच अपने बंदरगाहों के साथ हिस्सा बन सकता है। जलडमरू मध्य ऐसे संकरे जलमार्ग को कहते हैं जो दो बड़े जलभागों को आपस में जोड़ता हो। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है, इसलिए इसे जलडमरू मध्य भी कहते हैं। इसमें से शिप गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक आते जाते रहते हैं। दक्षिण भारत के केरल में विरंजम बंदरगाह पर 20 से 24 मीटर के प्राकृतिक ड्राफ्ट के साथ गहरे समुद्र की सुविधा है। ये बड़े जहाजों को आकर्षित करने में सक्षम है। परियोजना का विकास कर रहे अडानी समूह के प्रवक्ता रॉय पॉल ने कहा कि इसके 2024 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। सरकार के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुसार महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह जिसका 18 मीटर का नेचुरल ड्राफ्ट है, यह 2028 में तैयार होने की उम्मीद है। ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।